अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मोहसिन बख्तियार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहसिन थिंक्स। लेक्चर सीरीज में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जिस टॉपिक पे हमने डिस्कशन करनी है वो है इंपीरियलिज्म। तो लेट्स सी, देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय इंपीरियलिज्म। पहले तो हम इसको इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके बाद इसकी डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहले आउटलाइन आउटलाइन में हमारे पास इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम डेफिनेशंस देखेंगे, डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं इस बारे में क्या, इंपीरियलिज्म के बारे में क्या कहते हैं, और मिलिट्री इंपीरियलिज्म के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद रीजंस फॉर मिलिट्री इंपीरियलिज्म, एंड एंड पे हम देखेंगे एंड ऑफ इंपीरियलिज्म कैसे हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि imperialism is a relation system in which weaker is exploited politically, economically or socially by strong nation। imperialism एक्चुअली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो वीकर स्टेट है वो उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसको प्रेशराइज किया जाता है बाय स्ट्रांग नेशन। अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि आजकल के जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, जैसे यूएस है, अगर वो जो वीकर स्टेट्स, वीकर नेशंस होती हैं, जैसे मुस्लिम नेशंस जो और अदर बाकी नेशंस जिनको आसानी से प्रेशराइज किया जा सकता है, तो इस चीज को, इस सिस्टम को हम नाम दिया जाता है इम्पेरियलिज्म का। इसमें जो स्ट्रांगर स्टेट्स हैं वो वीकर स्टेट्स को प्रेशराइज करती हैं थ्रू पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। This system of relations evolved from political imperialism in the past to current economic or structural imperialism। एक्चुअली जो ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था एक एंसेंट जो पिछले जो पास्ट ग्रीक दौर से, तो तब से शुरू से इम्पेरियलिज्म का जो प्रोसेस है वो चलता आ रहा है। और ये इसका जो बेसिकली एंड हुआ वो वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। The main theme of imperialism is the exploitation of weak nations by political strong nations of economically weak nations, by economically strong nations of cultural strong nations of culturally weak nations। सेम ही चीज है इसमें कि जो मेन थीम होता है imperialism का, इसमें एक्सप्लोइटेशन ऑफ वीकर नेशंस होता है, यानी उसके जो वीकर नेशन का इस्तेसाल किया जाता है बाय स्ट्रांग नेशंस की जानिब से। तो ये तो एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। लेट्स इसमें हमारे पास देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंपीरियलिज्म। इसमें पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म है, और इकोनॉमिकल इंपीरियलिज्म है, और कल्चरल इंपीरियलिज्म है। तो इसकी जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। अब हम देखते हैं इसके डेफिनेशन ऑफ इंपीरियलिज्म। बेसिकली जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं इस चीज को कैसे डिफाइन करते हैं। तो ओवरऑल एक जनरल डेफिनेशन हम अगर देखें तो इसमें ये आता है कि अ पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग कंट्रीज पावर एंड इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड थ्रू डिप्लोमेसी और मिलिट्री फोर्स एंड स्पेशली एक्वायरिंग कॉलोनीज। यानी एक पावरफुल कंट्री जो अपनी एक पॉलिसी बनाती है, जो कि इन्फ्लुएंस, जो वो पॉलिसी किस पे बेस कर रहे होते हैं, टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड इधर थ्रू डिप्लोमेसी और मिलिट्री फोर्स। या तो डिप्लोमेसी के जरिए से आप इन्फ्लुएंस करें या तो मिलिट्री फोर्स के जरिए से। जो मेजर पर्पस होता है इम्पेरियलिज्म वो इन्फ्लुएंस का होता है, इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड, इन्फ्लुएंस ऑन द एनी कंट्री, इन्फ्लुएंस ऑन एनी स्टेट। एंड सो अगर देखें कि डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं वो इस बारे में इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास है माइकल बैरेट ब्राउन। वो इस बारे में क्या कहते हैं कि imperialism is a complexity of economic, political and military relations by which the less economically developed land are subjected to more economically developed nations। तो माइकल बैरेट ब्राउन का ये कहना है कि इम्पेरियलिज्म जो है वो एक कम्प्लेक्सिटी है किस चीज की, ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री रिलेशंस की, जिसके जरिए से जो लेस इकोनॉमिकली डेवलप लैंड और जो होती है और जो
उसको यानी अचीव किया जाता है, उसको एक्वायर किया जाता है, उसके ऊपर कब्जा किया जाता है, उसको यानी अटेन किया जाता है। तो इसमें आर सब्जेक्टेड टू मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड नेशंस। और आगे जो मार्गन्थो है, मार्गन्थो वो क्या कहते हैं इस बारे में? वो ये कहते हैं इट इज बेसिकली द एक्सपेंशन ऑफ स्टेट पावर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। जो इंपेरियलिज्म है वो एक एक्सपेंशन ऑफ स्टेट है, स्टेट पावर है, बियॉन्ड इट्स पावर, यानी एक एक स्टेट की जहां तक अथॉरिटी है, जहां तक उसका यानी पहुंच है, जहां तक अप्रोच है, उससे आगे यानी उसको एक्सपेंड करना, इस चीज को इंपीरियलिज्म का नाम दिया जाता है बाई मॉर्गन थो। तो नेक्स्ट पाल्मर एंड पेरकिन वो इस चीज के बारे में क्या कहते हैं? एक्चुअली दे डिफाइन imperialism as imperialism pertains to relationship in which one area and its people are subordinate to another area and its government. Imperialism as essence always involves subordination. It is power relationship without moral implication. तो बेसिकली टोटली इनका भी यही कहना है कि जो इम्पेरियलिज्म है ये एक रिलेशनशिप है इन विच, जिसमें जो पीपल होते हैं वो क्या कहते हैं, दूसरे एरिया, दूसरे यानी उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं थ्रू इट्स गवर्नमेंट। और तो सब जो बेसिकली ओवरऑल अगर हम इन सारी जो डेफिनेशंस में एक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं वो है इन्फ्लुएंस, यानी इन्फ्लुएंस करना ओवर एनी अदर, एनी स्टेट, एनी एंटिटी, एनी इंडिविजुअल और ओवर ऑल द वर्ल्ड। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज मिलिट्री एम्पेरियलिज्म। जो एक मिलिट्री एम्पेरियलिज्म क्या है, एक इम्पोर्टेंट है, एक टॉपिक है एम्पेरियलिज्म में। तो ओवर फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये कहता है कि इट इन्वॉल्व्स फिजिकल ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरीज began in the late 14th century and continued in 17th century। यानी बेसिकली जो डिफरेंट टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करना, यानी डिफरेंट जो स्टेट्स की जो टेरिटरीज हैं उस पर यानी कब्जा करना, वो स्टार्ट हुआ 14th सेंचुरी में और वो 17th सेंचुरी तक यानी चलता रहा ये सारा सिस्टम। और इसमें अगेन यूरोपियन नेशंस एक्सटेंडेड देयर पावर इन फार फ्लंग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और जो इनमें बेसिकली जो रोल प्ले किया, उनमें यूरोपियन नेशंस ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इम्पेरियलिज्म में। जो इम्पेरियलिज्म के इरा में उन्होंने एक यानी एक एक्सपेंशन की टेरिटरीज की ओवरऑल द वर्ल्ड। अगर इसमें हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं, इसमें ब्रिटेन हो गया और बाकी जो डिफरेंट जो यूरोपियन नेशंस हैं उन्होंने दूसरी टेरिटरीज हैं उनको यानी एक्सपेंड स्टैंड किया और उन पर कब्जा किया। तो इट डिक्लाइंड इन लेट 17th सेंचुरी एंड वंस अगेन स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी। यानी जो 17th सेंचुरी में ये जो इंपेरियलिज्म का प्रोसेस था ये डिक्लाइन हो गया था, स्लो हो गया था, बट 19th सेंचुरी में दोबारा स्टार्ट हुआ और फिर ये कंटिन्यूड रहा अप टू द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। यानी वर्ल्ड वॉर वन के स्टार्ट तक ये सारा सिस्टम जो चलता रहा उसके यानी 19th सेंचुरी के बाद। तो अगर अगर हम ये देखें कि मिलिट्री इंपीरियलिज्म की रीजंस क्या थी, रीजंस ऑफ मिलिट्री इंपीरियलिज्म, तो सबसे पहले हमारे पास है डिजायर ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। यानी एक सेल्फ सफिशिएंसी की एक चाहत, यानी डिफरेंट स्टेट्स की। तो उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड डिजायर फॉर रॉ मटेरियल, यानी ये इस चीज में आ जाता है, इस पर्सपेक्टिव में आ जाता है। नेक्स्ट उसमें जो दूसरी रीजन है नीड फॉर न्यू मार्केट्स। यानी जो यूरोपियन नेशंस और जो डिफरेंट जो दूसरी नेशंस थी उनको यानी एक तलाश थी न्यू मार्केट्स की, कि हम वहाँ पर अपने जो एक कारोबार सेट कर सकें ताकि हम आगे यानी फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड यानी डेवलप स्टेज तक पहुंचे। यानी उन्होंने इन एशिया एंड अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका यानी इन रीजन्स में न्यू मार्केट्स को यानी तलाश करना, इसका जो एक मेन रीजन थी। और थर्ड पे है इन्वेस्टिंग सरप्लस कैपिटल।
to protect capital interest forces were sent and hence colony। यानी पे जो कैपिटल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डिफरेंट फोर्सेस को यूज किया जाता था, किया जाता है। तो ये रीजन है मिलिट्री इंपेरियलिज्म की। नेक्स्ट और भी नेशनलिज्म एक इसमें पर्सपेक्टिव आ जाता है, जो एक मेन रीजन है मिलिट्री इंपेरियलिज्म की। इसमें स्ट्रॉन्ग इन जो नेशनलिज्म जो एक स्टार्ट हुआ था, ये प्रोसेस ये स्ट्रॉन्ग इन 19th सेंचुरी एंड particular duration 1870 to 1914। यानी जो नेशनलिज्म का जो एक प्रोसेस चला वो 18th सेंचुरी में, यानी एक इसने अपनी ताकत यानी जोर पकड़ना शुरू किया। और 18 और स्पेशली 1870 से लेकर 1914 के दौरानिया तक, यानी ये इस चीज ने एक पीक यानी मोमेंटम हासिल कर लिया नेशनलिज्म ने। तो उसके बाद मिशनरी मोटिव्स हैं इसमें, यानी क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया गया। यानी ये भी एक रीजन थी इसमें मिलिट्री इंपेरियलिज्म की। तो आगे 6 नंबर पे हमारे पास है वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। यानी वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी क्या कहती है कि इसमें the people of advanced Western nations had a duty to transmit Western ideas and techniques to more backward people of the world। यानी जो वेस्टर्न पीपल जो खुद को एडवांस समझते हैं, तो उनका जो उन्होंने कहा कि जो नेशंस के जो एडवांस आइडियाज हैं उनको यानी ट्रांसमिट करना इन बैकवर्ड पीपल, यानी जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके जो इंडिविजुअल्स में जो अपना बयानिया है, अपनी जो एक आइडियाज हैं उनको ट्रांसमिट करना। तो बेसिकली ये वाइट मेन्स बर्डन थ्योरी का एक ऑब्जेक्टिव भी यही था। तो ये तो है डिफरेंट यानी 6 रीजंस। इसके अलावा और भी बहुत सारी हो सकती हैं। तो नेक्स्ट अब हम आखिर में यही देखेंगे कि जो एंड ऑफ इम्पीरियलिज्म, जो इम्पीरियलिज्म का जो एंड हुआ वो कब हुआ। So basically, it ended after the end of World War One, as European powers became weak and feeling of nationalism and self-determination arose in colonial state of the other hand। यानी एक ये तब एंड हुआ आफ्टर एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, जब यूरोपियन पावर्स यानी वीक होना स्टार्ट हुई, और फिर जो नेशनलिज्म का जो मोमेंटम था वो उसने जोर पकड़ना शुरू कर दिया, और जो सेल्फ डिटर्मिनेशन जो था यानी खुद मुख्तारी का एक जज्बा लोगों में पैदा हुआ। तो इस चीज ने फिर यूरोपियन पावर्स को कमजोर कर दिया, और फिर एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन तक ये यानी इस प्रोसेस ने, ये इस मोमेंटम ने अब एक पीक स्टेज अख्तियार कर ली। तो ये फिर साबित हुआ एंड ऑफ इम्पेरियलिज्म। तो इसमें नेक्स्ट ड्यू टू these two factors decolonization started after the end of World War II। यानी जो इन फैक्टर्स के बाद फिर वर्ल्ड वॉर टू के बाद डिकोलोनाइजेशन स्टार्ट हुई। इसमें हमारे पास बेसिकली जो मेन एग्जांपल्स हैं इसमें डिकोलोनाइजेशन की, जो ब्रिटेन की जो जब ब्रिटेन वीक हुआ था उसने फिर उसके बाद पाकिस्तान और यानी और इंडिया की जो तकसीम हुए थे, तो ये भी एक इम्पेरियलिज्म का एक पार्ट है। यानी एशिया में यानी डिकोलोनाइजेशन हुई थी, और अफ्रीका में डिकोलोनाइजेशन हुई थी। तो डिफरेंट रीजन्स में जो इसी बेस के पे जो डिकोलोनाइजेशन हुई थी। तो इसमें जो मेन फैक्टर जो दो रीजंस थी वो नेशनलिज्म और सेल्फ डिटर्मिनेशन थी। तो ये तो था एंड ऑफ इम्पेरियलिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पैक्ट्स ऑफ इम्पेरियलिज्म के, जो अब आखिर में हम यही देखेंगे जो इस इम्पेरियलिज्म के इम्पैक्ट्स क्या थे। तो टू टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट्स हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट। फर्स्ट नंबर पे नेगेटिव इम्पैक्ट, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन एंड इंफीरियर सुपीरियर फीलिंग्स। यानी जो इम्पेरियलिज्म की जो एरा में जो एक डिस्क्रिमिनेशन होती है, यानी एक इंफीरियर और सुपीरियर्स की एक फीलिंग्स रखी जाती हैं, यानी एक कमजोर है और एक ताकतवर है। इसमें नेक्स्ट सेट बैक टू लोकल कल्चर। थर्ड पे कंटिन्यूअस वॉर डोमिनेशन और लिबरेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ये यानी डिफरेंट नेगेटिव इम्पैक्ट्स में आते हैं इसके इम्पेरियलिज्म के।
और हमारे पास अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें तो हमारे वो है फर्स्ट नंबर पे एक्सपोज टू सुपीरियर सिविलाइजेशन एंड ट्रांसफर टू टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी की तरफ है, एडवांसमेंट की तरफ ट्रांसफर इस चीज का। और यूनिटी एंड एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, यानी जो मेन फैक्टर जो उसमें एमर्ज हुआ, वो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है इस चीज का, वो नेशनलिज्म का, यानी वो एक एमर्ज हुआ एक न्यू फैक्टर इसमें। तो ये तो था आज का लेक्चर हमारा इस एम्पेरियलिज्म के बारे में। अगर इस हवाले से कोई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।